अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 56 है। लेक्चर 56 है। लेक्चर 56 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कल अल्फा ट्रेडिंग वाला हमारा चल रहा था। इस क्वेश्चन कितने बच्चों ने घर जाके कंप्लीट किया? मैंने कहा था कंप्लीट करना। हो गया था? अच्छा, प्रॉब्लम्स आए? अच्छा, फिर भी एक एक सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो। मेरा दिल है कि एक बार जरा डिस्कस कर लें इसको पूरा। ठीक है, हमने ये स्केड्यूल बनाया था अपने हिसाब से। डेट ऑफ, आपकी क्लास का ही बना हुआ है ना? डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ पेमेंट, जर्नल एंट्री बिल आने पर हम कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री बिल आने पर हम कर लेते हैं, यानी बिल आने पर हम बिल्डिंग को सीडब्ल्यूआईपी को डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, और पेमेंट के वक्त फिर सिर्फ पेमेंट कर रहे होते हैं। जब बिल आया तो मतलब उतनी बिल्डिंग बन गई तो उसको सीडब्ल्यूआईपी में ग्रॉस बिल को डेबिट करते थे। ठीक है ना? तो ये जो स्केड्यूल हमने बनाया था इसमें तो कोई मसला नहीं था। इस स्केड्यूल से हमने ये एंट्रीज पास की थी, इनमें कोई मसला, क्योंकि बात ये तो सारी हो गई थी ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ सीडब्ल्यूआईपी निकालनी थी। ठीक है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होती हैं और बोरिंग कॉस्ट भी होती हैं। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली थी। ये वर्किंग आपके पास हुई पड़ी होगी, कल की क्लास में ये हो गई थी। ठीक है, मैंने यहाँ नोट किया, आपके बोर्ड के ऊपर थी। ऐसे ही है। 4.35 निकल चुका है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या इस रिसीट पेमेंट में कोई क्वेश्चन है? अगर है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं अब वो बात शुरू करूं जो एंड पे मैंने थोड़ा सा क्विकली रैप अप की थी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब हमें चाहिए बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा अगर तो ये एसेट बन गया होता, ठीक है, ये ऑफिस बिल्डिंग अगर हमारी बन गई होती तो यहाँ पे हम लिखते ऑफिस बिल्डिंग। लेकिन ये अभी हमारे साल में तो क्या, हम इस वक्त 31 दिसंबर 14 पर खड़े हैं और ये प्रोजेक्ट जाके खत्म होना था 30 जून 16 पर। ठीक है, तो वो तो हमारे साल के खत्म होने के बाद, अगले साल खत्म होने के बाद, उससे अगले साल जाके प्रोजेक्ट खत्म होना है। तो इसका मतलब ये फिलहाल तो वर्क इन प्रोग्रेस होना था। तो इसलिए हमारे नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आना था, बिल्डिंग। ठीक है जी। दूसरी चीज थी लॉन्ग टर्म लोन। कल बात की थी इसकी। लॉन्ग टर्म लोन, चूंकि सवाल ने कहा था लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 100 मिलियन का हमने लिया है, इसका इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होता है। ये लिखा हुआ था, इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन हर 31 दिसंबर एंड 30 जून। यानी 1 जुलाई को अगर लोन लिया है तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की शाम को पे हो रहा है। फिर 1 जनवरी से 30 जून तक के 6 महीनों का 30 जून को, एंड सो ऑन। यानी इंटरेस्ट हर 6 महीने बाद पे होना है। इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट 6ठे महीने के आखिरी दिन पे हो जाया करेगा, तो बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट पेएबल नाम की चीज नहीं आ सकती। अगर इसी सवाल के अंदर लिखा होता इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर, तो फिर हमारी बैलेंस शीट में एक इंटरेस्ट पेएबल भी आना था, लेकिन इस सवाल में नहीं आ रहा। बात समझे हो? बात समझ आई है? अच्छा, लेकिन बात करनी थी मैंने लोन की। लोन के बारे में इधर ही हो जाओ यार, अब इधर हो जाओ। क्या आप उठ के सारे उधर जाएंगे? तुम ना निकल के जाया करो। लोन 100 मिलियन का 1 जुलाई को आया था। इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होना है, जबकि उसने कहा द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। भाई बोला है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अगला साल 1 अप्रैल। यानी 1 जुलाई को लोन लिया। अब एग्रीमेंट की बात होती है, उन्होंने कहा जी किसने शुरू करा दें आप हमारी 1 अप्रैल अगले साल से। ठीक है, 1 अप्रैल 15 को 25 मिलियन, क्योंकि 100 का इक्वल 4 25 बनता है। तो 25 1 अप्रैल 15 को, फिर 25 1 अप्रैल 16 को, फिर इस तरह 17 को और 18 को ये लोन इस तरह से रीपे होना है। अब हम गए थे इधर थोड़ी देर पहले ये 31 दिसंबर 14 पर, तो 31 दिसंबर 15 वाले साल में ये एक किस्त ये पे होनी है, फिर 31 दिसंबर 16 वाले साल में ये किस्त, और फिर 17 और फिर 18, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है ना? तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर पूरे का पूरा 100 हम पे लाइबिलिटी है, 1 रुपया हमने वापस नहीं किया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर 25 मिलियन अगले 12 महीने में पे होता नजर आ रहा है। तो वो क्या था? करंट। वो क्या था? करंट, और बाकी नॉन करंट। ठीक है, तो एक तो हमें ये भी पता लग गया कि बैलेंस शीट में हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन आएगा। ठीक है, और फिर इसका करंट पोर्शन भी आएगा। तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब ये करंट पोर्शन कितना है जी बताएंगे? 25 हमने निकाला, तो लॉन्ग टर्म जो है वो 100 में से 25 माइनस कर दो, बाकी सारे का सारा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये तो चलें भड़का देना। ठीक है, अच्छा, तो एक तो सीडब्ल्यूआईपी ने आना है, दूसरा लोन ने आना है बैलेंस शीट में, तीसरा अगर आप गौर करें तो एक एडवांस है जो डेबिट हुआ और सारा क्रेडिट नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज ही आते हैं ना, तो ये एक एडवांस आ जाएगा। लिखने दे मुझे। ठीक है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी, एसेट होता है ना, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप कुछ पैसे उसके मार रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है,
ये पैसे आप किसी के रख रहे हैं तो लाइबिलिटी ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब लाइबिलिटी करंट है कि नॉन करंट, इसके लिए उसने एक लाइन लिखी थी कि जो रिटेंशन मनी हम रिटेन कर रहे हैं, रिटेंशन मनी वो होगा रिफंड, इट इज टू बी रिफंडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। ओह, क्या मतलब ये हम 31/14 में खड़े हैं। पहली बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट ने एक सवाल के पहले पैरा में लिखा होता खत्म होना है जाके 30 जून 16 पे, ठीक है। और फिर इस 30 जून 16 के बाद 30 जून 17 वाले दिन जाके जितना रिटेंशन मनी होगा ना, एक साल बिल्डिंग चेक करके वो वापस करना है हमने। तो जो आपने 31/14 पे खड़े होकर पैसे उसके रिटेन किए हैं, ये लाइबिलिटी तो है, कौन सी है, नॉन करंट। को हिस्से नहीं करने, इकट्ठा ही सारा कहां हमने पे करना है, वो वहां खड़े हैं आप लोग, वो 31/14 पे, और वहां से एक साल गुजरा, फिर 2 साल गुजरे, फिर तीसरे साल में जाकर ये लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो ये रिटेंशन मनी पेबल जो है ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर आएगा, ठीक है जी। और जिस दिन बिल आता है उस दिन हम कहते हैं भाई साहब बाद में आके ले जाना पैसे, ठीक है। तो एक पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी हमारी किताबों में आ सकता है, ठीक है जी। पेबल टू, ये करंट इसलिए है कि कुछ दिन बाद पे हो जाता है, ओके। चलो, अच्छा, अब सारा काम हो गया था, सिर्फ इन एंट्रीज को देखो। सबसे पहले तो सीडब्ल्यूआईपी की कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए भी एंट्रीज को ही देखना है। सबसे पहली एंट्री क्या हो रही है जी, सबसे पहली ये पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री, फिर ये दूसरी एंट्री, फिर ये तीसरी एंट्री, फिर ये चौथी, ये 4 एंट्रीज की थी ना कल। तो पहली एंट्री हो रही है एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। तो एडवांस कितने से डेबिट जी, 50 से, और कैश क्रेडिट दिमाग में। कभी भी एक्सट्रैक्ट्स के अंदर हम कैश को प्रेजेंट नहीं करते जी, मजबूरी है, हमें नहीं पता ओपनिंग कितना कैश पड़ा था, कितना और कैश इस बिजनेस का आया होगा, कितना कहां कहां गया होगा। यहां बैलेंस शीट में क्लोजिंग लिखने होते हैं, तो हम क्लोजिंग कैश तो निकाल नहीं सकते, इसलिए कैश को एक्सट्रैक्ट्स में कभी भी प्रेजेंट नहीं करना होता, वो दिमाग में एंट्री डबल कर लिया करो, ठीक है। तो एडवांस तो सिर्फ इतना ही है ना, तो उसका क्लोजिंग हम निकाल सकते हैं बैलेंस शीट। तो एक्सट्रैक्ट्स में कभी भी कैश हम प्रेजेंट नहीं करते, अभी तक हम यही देखते हैं बचपन से, ठीक है। तो कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। अच्छा, एडवांस डेबिट एसेट है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से जी, 50 से, डन हो गया। नेक्स्ट अगली एंट्री हुई, ये बिल आया है जी, ठीक है, ये बिल आया है, ऐसे नजर आ रहा है सबको, बिल 94 रुपए का आया। मैंने कहा था ग्रॉस बिल हमेशा सीडब्ल्यूआईपी में जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना क्योंकि इसमें बोरिंग कॉस्ट भी आनी है, तो ब्रैकेट में एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे जी। 94 से सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, ये मैंने डेबिट लिखा, 94 से सीडब्ल्यूआईपी डेबिट। नेक्स्ट एडवांस 9.4 से क्रेडिट, ये क्रेडिट एसेट है, माइनस कर दो 9.4 से। फिर 4.7 से रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, ये एक लायबिलिटी है, रिटेंशन मनी पेएबल 4.7 से। और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट हो गया 79.9 से। कर लो एक बार, पर्चे में बेशक ना करना, लेकिन डबल एंट्री दिखा रहा हूं ना, ठीक है। पहली एंट्री हमने जो की, तो ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई, ठीक है। नजर आ रही है हर जगह, ये जहां जहां जाना है इसे नजर आ रहा है। ये देखें, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, एडवांस 9.4 से क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल 4.7 से लायबिलिटी है क्रेडिट, और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी लायबिलिटी है क्रेडिट। यहां तक को मसला, आगे चलें। नेक्स्ट एंट्री हुई पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो पेबल अभी भी स्टैंड किया था, हमारे ही साल में ये खत्म हो गया। लायबिलिटी है ना पेबल, डेबिट हो रहा है मतलब माइनस, तो 79.9 से रिटेंशन, ये पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, और कैश दिमाग में क्रेडिट, यानी एक बार ये फिर जीरो हो गया, पर अभी बैलेंस शीट डेट नहीं आई थी, यहां तक को मसला। नेक्स्ट बिल आया 30 दिसंबर 2014 को, और इस बिल की हमने एंट्री पास की, बोले 118 से सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, 118 से सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, ठीक है जी। फिर एडवांस 11.8 से क्रेडिट, ये एडवांस 11.8 से क्रेडिट। अच्छा जी, उसके बाद एडवांस क्रेडिट 11.8 से, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 5.9 से, ये 5.9 से, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 100.3, पेएबल बढ़ गया 100.3, ठीक हो गया जी। अगला दोबारा एंट्री देखें, सीडब्ल्यूआईपी 118 से डेबिट, एडवांस 11.8 से क्रेडिट एसेट है, ठीक है। फिर रिटेंशन मनी पेएबल 5.9 से क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट मतलब बढ़ गई, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी लायबिलिटी है, बढ़ गई क्रेडिट 100.3 से, ठीक हो गया। और ये अब बिल पे नहीं हुआ, सवाल खत्म हुआ जी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का टोटल बताएं 212, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की थी 4.35, ये इसमें ऐड करो, टोटल हो गया 216.35। डेप्रिसिएशन तो होनी कोई नहीं है, तो 216.35 ये वर्किंग वन से आप निकाल लाए 216.35 सीडब्ल्यूआईपी की कॉस्ट। फिर एडवांस कितना बनता है 28.8, ये बच गया। फिर रिटेंशन मनी पेएबल
10.6 टोटल हो गया और ये 100.3 आ रहा है क्योंकि एक जो बिल था वो तो पे होकर 0 हो गया था ना, तो आखिरी बिल सिर्फ पेबल पड़ा हुआ है। यहां तक को मसला। अच्छा अब इधर देखो, इधर आप खड़े हो, एक मिनट सुन लो फिर नोट कर लेना। इधर खड़े हो आप, ये प्रोजेक्ट जाके खत्म हो रहा है यहां पे, दरमियान में ये 1.5 साल है, ऐसा ही है, एक पूरा साल और एक 6 महीने। अगले 1.5 साल में कितनी दफा बिल आएगा कोई पता? कितनी दफा बिल आएगा कोई पता? एक बिल आएगा, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, कोई डेट स्पेसिफाइड भी नहीं थी कि पक्की डेट पे आ रहा है। देखो एक 10 सितंबर को आ रहा है, तो 30 दिसंबर को आ रहा है, वो क्वार्टरली की भी समझ, क्वार्टरली पेमेंट कह देता, क्वार्टरली बिल आएंगे, पक्के पक्की बात हो जाती, फिर भी मानते इक्वल होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पता है कि कितने का बिल आना है, ना पता है कब बिल आना है, तो एडवांस ने तो हर बिल में से एडजस्ट होना होता है। अब उसूली तौर पे देखा जाए तो ये 28.8 जो है, इसका हमें पता नहीं लग रहा कि कितना अगले 31 में 14 में खड़े होकर कितना अगले एक साल में एडजस्ट होना है बिल्स में, और कितना उससे अगले 6 महीनों में एडजस्ट होना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 28.8 की जो आपके ऊपर आपका एसेट पड़ा है, ये हर बिल में एडजस्ट होना है ना, तो क्या पता है कितना इस एक साल में बिल्स में एडजस्ट होगा और कितना इन 6 महीनों में, वरना तो इसका भी करंट नॉन करंट पोर्शन बनता ना। तो आईकैप ने इसको प्रेजेंट ही नहीं किया और सोल्यूशन में सिर्फ ये लिख दिया कि चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं है करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन कर सकें, इसलिए हमने एडवांस को बैलेंस शीट में प्रेजेंट ही नहीं किया। क्वाइट लॉजिकल। अगर कोई करना चाहे तो फिर जिस तरफ लिख दे, नॉन करंट में लिख दे, तो फिर ये कह दे कि जी इसको बाइफरकेट मैंने नहीं किया इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, होना चाहिए था, बता देना। ये सारा नॉन करंट नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूं, सारा करंट भी नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूं इस पे, ठीक है, क्योंकि अगले बिल्स मुझे नहीं दिए हुए, पूरे प्रोजेक्ट के बिल देते तो फिर भी मान लेते हम देख लेते कितना करंट कितना नॉन करंट, इसलिए आईकैप ने इसको प्रेजेंट नहीं किया हुआ था। जी इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो कुछ ये बैलेंस शीट रहती थी जिनकी तो रहती है, तो ये पिक्चर ले लें। ये एडिशनल चीज है, मैंने कल वर्किंग बना दी थी, ये बस कैलकुलेट नहीं किया था एंड पे जाते जाते। सही है। अच्छा एमसीक्यू नंबर कौन कौन से थे? आमिर किधर है यार? कुल 4-5 एमसीक्यूज बच्चों ने बोले हैं, मैंने वो डिस्कस नहीं किया आज। मैंने कहा मुझे लिखवा दो, मैं टीएस का लिखवा दो, और मुझे आते ही मंडे को ये बताना है कि सबसे पहले ये डिस्कस करें। उसकी वजह ये थी कि मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को आज शुरू करना था, और आराम से जरा पहला दिन जो था आपको पता टॉपिक का हमने कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, तो मैंने इसलिए डिस्कशन उसकी नहीं की थी। तो कोई एक मेरे ख्याल में एमसीक्यू 4 कह रहा था, कोई 13 कह रहा था, कोई इस तरह से ना 4-5 एमसीक्यूज थे। आप में से कितने बच्चों ने सारे एमसीक्यूज किए आज 23 के? कितनों में मसला आया? कौन से में हैं? हर किसी का वखरा वखरा ना हो। चलें अच्छा चले सुन लें, वो आमिर अभी आ जाते हैं, उनको बुला लेते हैं, तो उनसे मैं पूछ लूंगा कौन कौन से एमसीक्यूज लिखवाए। उसके अलावा कोई हुआ तो आप भी लिखवा देना, ताकि वो आप वाला भी पहली क्लास में डिस्कस हो जाए, क्योंकि मैंने आते ही फिर वो बात करनी है। आज फिर मैंने इस बोरिंग कोर्स को फिलहाल पेंडिंग कर दिया था, ठीक है। इंशाल्लाह टर्म टेस्ट के अंदर अब ये आएगा तो दोबारा इसकी डिस्कशन तब करेंगे, या एमसीक्यूज की डिस्कशन जो 1-2 दिन साथ चल जाएगी तो चल जाएगी, ठीक है जी बेटा। क्या सारे का सारा एडवांस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लग चुका है? हमने यही तो कहा है कि 50 का जो एडवांस है वो सारे का सारा पहले बिल में से माइनस कर देना, तो वो कहेगा कि यार फिर एडवांस देने का क्या फायदा था। तो वो एडवांस पहले पकड़ा देते हैं और हर बिल में से उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। टोटल बिल्डिंग आपकी अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है और आपने 25-25 का बिल रिसीव कर रहे हैं, तो टोटल 100 की ही बिल्डिंग बननी है। अगर आपने पहले 10 रुपए एडवांस दे दिए हैं तो 90 रुपए पे करोगे, बाकी 10 पे नहीं करोगे, वो हर बिल में एडजस्ट हो रहा होगा। ये अकाउंटिंग हमने परसों सीखी थी, फिर कल उसको अप्लाई किया था, ठीक है। कौन कौन से एमसीक्यूज थे जी? 4, 9, 15, 12 और 13। 4, 9, 12, 13, 15, ठीक है। इसमें 5 भी ऐड कर लें, 5 बस ठीक है। बस वो जिसका डिस्कस कर रहा हूँ एक आध दूसरा भी पूछ लेना, बस ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे जरा याद दहानी रहे, आते ही मुझे बता दें। वैसे ही मैंने 2-4 लिख, उस वक्त पूछ लेना जब डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे करते करते तो थोड़े से एमसीक्यूज आपने सारे लिखवा देने, ठीक है। अच्छा और मैं सारे डिस्कस कर लूंगा, कोई मसला नहीं अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आएंगे तो। अच्छा जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। निहायत ही आसान स्टैंडर्ड है ये, इतना आसान है कि मैंने आज तकरीबन उसे खत्म कर दिया। सुने उसके बाद इसकी कोई रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कल का आधा लेक्चर ले जाएगा अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो। लेकिन उसके बाद फिर हम पास पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थोड़ी सी तसल्लियां तो आपको पता है अपनी करते रहते हैं, और स्टैंडर्ड के पल्ले कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड तो
देखो भाई प्लान में तो 3 दिन होते हैं हर दफा, लेकिन 4 की बजाय कभी 5 भी लग जाते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है और हमारी क्लास की उस पर डिस्कशन पे डिपेंड कर रहा होता है। मैं बिल्कुल प्री प्लान होता जरूर हूं, लेकिन उसको मैं इतना स्टिफली नहीं लेकर चलता कि बच्चा समझ नहीं पा रहा तो आगे जाए, कोई मसला नहीं है। बहरहाल है 3 को दिन का टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है 4 दिन तो लग जाएंगे, 5वां आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन हम अपनी जितनी डिस्कशन है, पास्ट पेपर्स की डिस्कशन, अपनी कॉन्सेप्ट की डिस्कशन और फिर इसकी इंटीग्रेशन IS 16 के साथ, है ना, IS 16 भी ठीक है, ये सब देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप लोग लेक्चर नोट्स ओपन करें फिलहाल। मैं बस थोड़ा सा ये लाइनें शाइनें जो लगी हुई हैं ना, इनका वक्त बचा रहा हूँ, डेट शेट्स का, और कुछ भी नहीं। हम भी जरा पॉज कर दें, बच्चों की रिकॉर्डिंग का टाइम ना बढ़ता रहे ऐसे। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। वैसे तो इसमें इसका नाम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस है, लेकिन असिस्टेंस जो है ना, असिस्टेंस वो कोई 10 मिनट की डिस्कशन है क्लास की, क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ ये बताना है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस की कोई अकाउंटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्क्लोजर होता है, और बताना है गवर्नमेंट असिस्टेंस होती क्या चीज़ है, दैट्स इट। इसलिए अकाउंटिंग तो गवर्नमेंट ग्रांट की ही है, उसकी अकाउंटिंग शुरू करते हैं। पेज नंबर है जी 459, 459, 459। सुने, थोड़ा पिछली क्लास में मैंने चेंज किया, अब अंग्रेजियां थ्योरियां नहीं डिस्कस की, पहले सवाल कर लिया हमने, और सिर्फ सवाल ही किए हैं। ये 2 छोटे छोटे सवाल हैं आपकी किताब के अंदर, ये करके हमने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस की अकाउंटिंग सीख ली थी। इसकी अंग्रेजी से अंग्रेजी क्या है वो अकाउंटिंग के अंदर ही हमने सीख ली। एंट्रीज हमें पसंद है ना, एंट्रीज से बात हमें समझ आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, गवर्नमेंट जो है अगर आपको कोई ग्रांट दे दे तो ये खुशी की बात होती है या दुख की बात होती है, यानी इनकम होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक काम पास्ट में किया था, गवर्नमेंट ने उसे खुश होके आपको कोई ग्रांट दे दी, तो जो काम आपने करना था वो कर लिया, उसकी मद में अगर कोई पैसे आपको आ गए, अल्लाह लो, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी इनकम है। आप बिल्कुल बेसिक वाली क्लास की एंट्री करेंगे, कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है ना। लेकिन इंसान बन के बैठे यार, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपको फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट ग्रांट देती है। अब वो 2 तरह के हो सकते हैं एक्सपेंसेस, एक आप उनसे एसेट खरीद लें, फिक्स एसेट, और दूसरा वो किसी खर्चे की मद में हो। तो ये दोनों की अकाउंटिंग हम सीखने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप जो आज हम देखने लगे हैं ग्रांट की, वो ये होगी कि हम कोई एसेट खरीदते हैं और गवर्नमेंट कहती है, जैसे मिसाल के तौर पर ना यार, ये बलूचिस्तान के किसी एरिया में या फाटा के किसी दूरदराज एरिया के अंदर गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री जाए, वहाँ पे तालीम का मेयार बेहतर हो, नौकरियां जनरेट हो, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, तो गवर्नमेंट किसी भी जाने वाले उस इलाके में कोई जाने का इरादा करता है तो गवर्नमेंट उसको फिर जो है वो ग्रांट देती है। मिसाल के तौर पे जी आपने 100 मिलियन का एक एसेट लगाना है, वहाँ पे प्लांट लगाना है जाके, तो पकड़ो 40 मिलियन हमारी तरफ से जाओ, क्योंकि हमारा मकसद तो यही है हमारे लोगों की फलाह हो जाए। तो तुम्हारे वहाँ से जाने पे वो सारा इलाका जो है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी एसेट खरीदने की मद में। फिलहाल मैं ये पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दूसरा भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड के अंदर ना सिर्फ इतनी सी बात है जो अगर आप समझ जाएं तो जो मर्जी सिचुएशन आती रहेगी आपको इस स्टैंडर्ड में मारनी पड़नी, और वो इतनी सी बात, बेसिक थीम है IS 20 का, और वो बेसिक थीम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक थीम क्या है जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या मतलब? ग्रांट जिस चीज की मद में आई है, जैसे जैसे वो चीज की अकाउंटिंग हो, ग्रांट की भी उसी बेस पे हो रही हो। मैं मिसाल के तौर पे एसिड कह रहा था, आपने एक एसिड खरीदा 100 रुपए का, आपने कहा जी इसको मैं 10 रुपए डेप्रीशिएट करूंगा अगले 10 साल में। गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो 40 रुपए इसकी मद में आपको ग्रांट है। ये सारी ग्रांट आज ही आप फिर इनकम नहीं बना सकते। ये बताओ ना, ये ग्रांट जिस एसेट से रिलेट कर रही है, क्या वो एसेट एक ही साल में एक्सपेंस आउट हो रहा है? अगर वो एसेट 10 साल पे बढ़ के एक्सपेंस में गया है तो ये 40 रुपए भी आज रिसीव करते हुए बनाओगे लायबिलिटी। ये लास्ट रो प्लीज, आज रिसीव करते हुए फीमेल स्टूडेंट्स की लास्ट रो। जी पता है आपको बेटा? जी पता होना चाहिए बेटा प्लीज जी। एसेट 10 साल में एक्सपेंस आउट हो रहा है तो इस एसेट की मद में आने वाली ग्रांट भी 10 साल में इनकम बननी चाहिए। यानी जिस दिन रिसीव करना है, जिस दिन एसेट खरीदना है, सारा एक्सपेंस नहीं करते, क्या करते हो? एसेट डेबिट, और फिर डेप्रीशिएट करते हो, आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्शन डेबिट करके एसेट या एक्यूमुलेशन क्रेडिट करते जाते हो। एसेट रिकॉर्ड करते हो, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंस आउट करते हो। तो जिस दिन उस एसेट की मद में ग्रांट आई, तो जिस दिन रिसीव किया उसको आपने, उस दिन वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। एडवांस इनकम, डेफर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी तो होती है। वो अर्न नहीं किया आपने जिस दिन आपको ग्रांट रिसीव हुई है। असल में ना ये सवाल बहुत सादा रखे हुए हैं,
ताकि सिर्फ जनरल एंट्रीज थोड़ा बेसिक चीजें सिखा दें, वरना सवालों के अंदर ये बात लिखी होती है। गवर्नमेंट अगर ग्रांट देती है ना तो साथ उसके कंडीशंस भी अटैच करती है। गवर्नमेंट अगर कह रही है ना आपको जाके फाटा के फलां इलाके के अंदर आप ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल करें, आप लगाएं, हम आपको 40 मिलियन देते हैं इसके लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट साथ ये भी कहेगी 5 साल से पहले वहां से हिले ना तो हमने सारे पैसे वापस ले लेने, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशंस अटैच होती हैं नॉर्मली, ठीक है, ना बोला हो तब भी हम अज्यूम यही करते हैं। एसिड की मद में ग्रांट है तो जैसे जैसे अच्छा कंडीशन को भी छोड़ो, बेसिक थीम ज़हन के अंदर रखो। IS-20 का बेसिक थीम क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कराना है उसमें। तो जिस चीज की मद में ग्रांट आएगी, जैसे जैसे वो चीज की अकाउंटिंग हो रही है वैसे वैसे ग्रांट की अकाउंटिंग होगी। मैंने पहली एग्जांपल दी आपको, एसेट की मद में ग्रांट आ गई तो एसेट जिस दिन खरीदा आपने एसेट डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया, अब हर साल उसको क्या कर रहे हो आप? डेप्रिशिएट। तो इस एसेट की मद में अगर ग्रांट आई है तो जिस दिन रिसीव की उस दिन इसको लायबिलिटी बनाओगे, और जैसे जैसे जिस बेसिस पर एसेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है वैसे ही वो ग्रांट भी कम होती है। एसेट कम होकर एक्सपेंस बनता जाएगा, ग्रांट लायबिलिटी कम होकर इनकम बनती जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, इसको करके देखते हैं। सवाल तो देख लें। एबीसी कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 40 मिलियन। मैंने इनको काट के लिख दिया था ऑन यकम जुलाई, जरा और भी आसान कर दिया इसको। पहला दिन पहला सवाल, ठीक है जी। यकम जुलाई 2002 में एबीसी कंपनी को एक ग्रांट रिसीव हुई है 40 मिलियन की, टू एक्वायर अ वाटर क्लीनिंग स्टेशन, फिक्स्ड एसेट। उन्होंने कहा जी हम ना थर के इलाके में जाकर तो वाटर क्लीनिंग स्टेशन लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा यार वहां पे तो फायदा भी बड़ा हो जाएगा, लोगों को पानी की जरूरत भी है, तो ठीक है कितने का प्लांट आएगा? अब देखा कॉस्ट ऑफ प्लांट इज स्टेशन इज 100 मिलियन, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 40 हम दे देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ स्टेशन इज वाटर क्लीनिंग स्टेशन इज 100 million and its useful life is 8 years. ABC company acquired the station on यकम जुलाई 2002 and year end is 31 दिसंबर 2002 और 2003 की जर्नल एंट्रीज करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तैयार हैं? चल, तो मैं पहली जो डिस्कशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स, फिक्स एसेट रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। एक्वायर करने लगे थे फिक्स एसेट, ये नजर नहीं आ रहा तो माजरत के साथ सुन लें। मैं इसको इतना बड़ा बड़ा लिखकर फिर नीचे क्या अकाउंटिंग करूंगा, मैं नीचे एंट्रीज को थोड़ा सा बोल्ड करके लिखूंगा। ये मैंने हेडिंग दी है ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ओके, अब सवाल आप लोगों के सामने है। पेज नंबर कौन सा बताया था? 459 पर यह सवाल है, अगर किसी को सवाल देखना हो तो, क्योंकि अब मैं यहीं पर एंट्रीज करवा रहा हूं, ठीक है जी। यकम जुलाई 2002 को ग्रांट रिसीव की 40 मिलियन की, सही है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 हम अगर एंट्रीज करें तो पहली एंट्री हमारी बनेगी यकम जुलाई 2002 पर, और वो एंट्री होगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर सकते हैं इनकम क्रेडिट? मैंने कहा नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आज एसेट जिसकी मद में ये ग्रांट आ रही है, ये एसेट आज का सारा एक्सपेंस बन रहा है, नहीं ना, तो फिर ये ग्रांट भी आज। तो अगर एसेट है तो उसके मद में जो ग्रांट आई है वो इनकम है। अगर इनकम अभी कमाई नहीं है, यूं समझो कमाई नहीं है तो अनअर्न्ड है ना, ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम, डेफर्ड इनकम, इट इज अ लायबिलिटी, ठीक है, सही है। तो डेफर्ड ग्रांट कह लेंगे, अनअर्न्ड या एडवांस से ज्यादा क्लियर जहन में रहेगी बात, ठीक है ना। डेफर्ड ग्रांट आज रिसीव करो तो डेफर्ड ग्रांट का मतलब क्या है? अभी ये इनकम डेफर कर दिया हमने, आज रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर लायबिलिटी है, ठीक है। तो आज एंट्री हम करेंगे कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। कितने से जी? 40 मिलियन से। एंड वालों जरा बताओ, ये नजर आ रहा है जो लिखा है? एंड वालों भाई, आखिरी रो वालों, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? ओके, डेफर्ड, तो ये फिर भी मुझे लग रहा है जरा ऐसे लिख लूं मैं, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। इसकी नरेशन है जी ग्रांट रिसीव्ड, और क्या कहानियां डालनी और ग्रांट रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, बस। नेक्स्ट, यकम जुलाई को ही एसेट खरीद लाए, यकम जुलाई 2002 पर जी, बोलें। वो क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग स्टेशन जरा लंबा लफ्ज है, मैं एसेट लिख लूं, ठीक है, फिक्स एसेट लिख लूं। तो एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 100 मिलियन से। ये आपने लिखना है एसेट परचेज, ठीक है। उसके बाद अब ईयर एंड आएगा और ये एसेट क्या होगा? डेप्रिशिएट।
तो एसेट बड़ा भाई है, पहले उसको नंबर दो, ये ना कहो पहले ग्रांट है तो पहले उसकी एंट्री हो, नहीं एसेट, क्योंकि एसेट की बेस पर ही तो उस लाइबिलिटी ने इनकम में आना, ठीक है। तो पहले एसेट की वो बेस निकाल लो, वो हशर नशर वाला काम ही है। हो सकता है कल को मैं कहूं वर्किंग में वैसे ही कर लो, फिलहाल कल जो होगा वो कल देखेंगे। आज की बात करें तो हशर नशर ही करना है, एसेट के साथ हशर, लाइबिलिटी डेफर्ड ग्रांट जो है इसके साथ नशर, सेम बेसिस, इतना आसान है ये, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2002 आया तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट जो भी लिख लो, एक्यूमुलेशन लिख लो क्रेडिट। अब इधर देखो, एसेट की कॉस्ट है 100, यूजफुल लाइफ है 8, लेकिन ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन देगा फ्रैक्शन। हमें कितने महीने की चाहिए? यकम जुलाई 2002 को एसेट आया, परचेज किधर गया, द कॉस्ट ऑफ दिस एक्वायर्ड द स्टेशन ऑन यकम जुलाई 2002, और ये रेंड 31 दिसंबर 2002, तो 6 महीने गुजरे, तो इंटू 6/12, 6.25 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। अब साथ ही आपको आवाजें आएंगी किसी के चिल्लाने की, ओ भाई साहब, हेलो, रोड़ा डाला हुआ किसने? ग्रांट ने। ओ भाई साहब, मुझे लायबिलिटी बनाया था, ये क्या कर लारा लगाया था कि जैसे जैसे एसेट एक्सपेंस बनेगा मुझे भी इनकम में फेंका जाएगा, एसेट तो आज एक्सपेंस बन गया है तो मेरा क्या करना है? हम कहेंगे सब्र करो, आपकी तरफ ही आ रहे थे। तो 31 दिसंबर 2002 पर ये डेफर्ड ग्रांट जो एक लाइबिलिटी है, डेफर्ड ग्रांट, एडवांस ग्रांट, अनअर्न्ड ग्रांट, जो नाम भी लिख लो, डेफर्ड ग्रांट ज्यादा बेहतर है, अलग थलग नाम है, याद रह जाता है। लाइबिलिटी है, ये क्या है? लायबिलिटी। लाइबिलिटी को कम करना है, इनकम में डालना है, तो लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट करेंगे। जैसे एसेट को कम किया, एक्सपेंस बनाया, लाइबिलिटी कम करके इनकम बनाना है, तो लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट, और इसको फेंकना है इनकम में, तो इनकम बन रही है तो इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो बड़ी सादा सी एंट्री बनी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम लिख लो, ग्रांट इनकम क्रेडिट। वो जो पहले दिन आपका दिल कर रहा था कि हम यही लिख लें, यहां पर उन्होंने इनकम स्टैंडर्ड वालों ने नहीं बनाने दी, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा इनकम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नशर अशर वाला काम करना पड़ेगा जी। तो 40 रुपए की ग्रांट है, सेम बस ये 40 इधर, ये 100 और ये 40, बस ये अलग अलग है, ठीक है, शायद नजर ना आए वालों को। 40 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 2.5 से लाइबिलिटी को करो डेबिट और इनकम को कर लो क्रेडिट, ठीक है जी। साल खत्म जी। बेटा देखें, ग्रांट लाइबिलिटी है, इस दिन ये समझ आ रहा है, इसको मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालना है। तो एंट्री समझ आ रही है, एंट्री समझ आ रही है, ग्रांट डेबिट, रेफर ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब हमने कहा था कि जिस बेस पर ये ग्रांट किसकी मद में आई है? फिक्स एसेट की मद। जिस एसेट की मद में ये ग्रांट आई है, जैसे जैसे वो एसेट एक्सपेंस बने वैसे वैसे ये ग्रांट इनकम बने। यानी यूं कह लो कि ये एसेट भी अगले 8 साल में एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये ग्रांट भी अगले 8 साल में इनकम बनेगी। लेकिन मैच करना है, अगर इस साल में एसेट 6 महीने डेप्सिट होकर एक्सपेंस बना है तो ये ग्रांट भी 6 महीने पर अमोर्टाइज, बेसिकली इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना। लायबिलिटी को अमोर्टाइज करके इनकम बना रहे हैं, छोड़ो मुश्किल को छोड़ो, ठीक है ना। समझो डेप्रिसिएशन की तरह से बेसिस बना रहे हैं और इसको इनकम में फेंक रहे हैं, ठीक है जी। और कोई हाइब्रिड वाले सही आ रहा है जी? नरेशन इसकी लिख ले, डेफर्ड ग्रांट ट्रांसफर टू इनकम, और क्या? अच्छा जी, अब अगला साल आता है तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003, जरा देखिएगा इधर प्लीज। गवर्नमेंट ने इस साल फिर ग्रांट दे देनी है? नहीं। आपने फिर एसेट खरीदना है? नहीं। बस क्या होगा? डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2003 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब पूरा साल, 3 वाले साल में पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ, तो डेप्रीसिएशन 100 डिवाइडेड बाय 8, फ्रैक्शन नहीं लगाना, 12.5 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और साथ ही ग्रांट का रोला तो उसको भी फेंके इनकम में। तो डेफर्ड ग्रांट सेम वही अशर करना है। 31 दिसंबर 13 पर लाइबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम है डेफर्ड ग्रांट, ये डेबिट, और इनकम कौन सी है? ये ग्रांट इनकम है। अब इधर देखो, 40/8
8 करना, फ्रैक्शन यहां पर भी नहीं लगाना, 5 और 5। ठीक हो गया जी। कोई मसला? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, दो 2003 का साल है और 2002 का साल है। ठीक है, 2003 के साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, बोलो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले साल में 6.25 का एक्सपेंस है, दूसरे साल में 12.5 का एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद इनकम है, ये एक्सपेंसेस में आता है और ग्रांट इनकम अदर इनकम में आती है। लेकिन बस लिखने की जरूरत नहीं है इस हेडिंग को भी, एक्सपेंस और इनकम लिख तो रहे। ठीक है, इसने अदर इनकम में जाना होता है। अच्छा, उसके बाद जी ग्रांट इनकम है, ग्रांट इनकम है, ग्रांट इनकम पहले साल में 2.5 पॉजिटिव, दूसरे साल में 5। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स को मसला। अच्छा, ये समझ आ गया, क्लियर है? अच्छा जी, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी। 2003 और 2002 नॉन करंट एसेट्स में आपका ये एसेट आएगा, मैं एसेट ही लिख रहा हूं अभी भी। इसकी अब छोटी सी वर्किंग यहां बना लेते हैं। 2002 के लिए एसेट खरीदा था कितने का? 100 का। तो वो जो एंट्री करते हैं मैं यहां लिख रहा हूं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ना तसल्ली हो तो लेजर बना लेना आप लोग घर पे। 100 रुपए का एसेट आया, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसने साल के एंड पे डेप्रीशिएट भी होना है ना। ठीक है, इसको जगा दो। सारा स्टैंडर्ड हमने आज पढ़ लेना, तुम सोए रह गए तो फिर हाँ, जो पीछे मुड़ के देखा तुम ही सो रहे थे, बाकी सब जमाना थी नहीं। जमाना तो सुन रहा था सारा, जिसको भाई उसको पता है जो सो रहा था, हाथ खड़ा करो, बता दो सबको मैं सो रहा था। हाँ, हम ही सो गए दास्तां कहते जी। हाँ जी, 100 रुपए एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए से, और ईयर एंड पे 6.25 की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो वो यहां पे डायरेक्ट माइनस कर दूं, कोई मसला तो नहीं है। 6.25 93.75। ठीक है, 2003 में आए। अब चाहो तो 100 से फिर शुरू कर दो, 100 माइनस 6.25 माइनस 12.5 करो, या आसानी चाहो तो 93.75 लिख लो, वर्किंग ही शो करनी है ना। चलो, अब ये एसेट इतने पर पड़ा हुआ है, अगले साल के स्टार्ट में, फिर अगले साल के एंड पर डेप्रीसिएशन आई 12.5 की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो 81.25 पर हमारा एसेट नजर आ रहा है। कोई मसला हाइब्रिड वालों? ओके जी। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी है ना, डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी है ना, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमने लिखा डेफर्ड ग्रांट। ठीक है, 2002 के लिए छोटी सी वर्किंग यहां करता हूं मैं जी। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 40 से, ये लाइबिलिटी जो बनी थी, पहले लाइबिलिटी तो बनाओ। ये साल के दौरान, ये साल के शुरू में हमने लाइबिलिटी बना ली थी। ठीक है, अब साल के एंड पे इस लाइबिलिटी में से 2.5 रुपए चले गए इनकम में, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट 2.5 से और ग्रांट इनकम क्रेडिट, एंट्रीज रिवाइज भी हो रही है। ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटी 37.5 आ गई। ठीक है, 2003 के लिए 40 से शुरू कर दो, माइनस 2.5 और फिर आगे 5 माइनस करो, या चाहो तो 37.5 से शुरू कर दो। तो मैं 37 से जरा जगह कम आए घेरेगा, यही लिख लेता हूं। अब लाइबिलिटी डेबिट 5 से और ग्रांट इनकम क्रेडिट 5 से, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी 32.5 आ गए। 32.5 जी, मैं बताता हूं जी, यहां तक को मसला। अच्छा जी, अब अगर डीप डाउन जाकर सोचा जाए तो हमारी ये ग्रांट वाली लायबिलिटी अगले कई साल इनकम में जानी है, तो कुछ करंट और कुछ नॉन करंट पोर्शन इसका भी बनता है।
लेकिन आई अपने सॉल्यूशंस के अंदर इसको करंट नॉन करंट में बाइफरकेट नहीं कर रहा। किताब में भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको मिलेगी करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन हुई, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, लेकिन आई अपने सॉल्यूशंस के अंदर इनको नहीं बाइफरकेट कर रहा। तो हमें भी कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि हम इस एक्स्ट्रा काम को करें, ठीक है, हम भी इसको नॉन करंट में शो कर देंगे। वैसे शायद उसकी लॉजिकल रीजन कुछ ये भी नजर आती है कि ये एसिड भी तो अगले साल डेफिशिएट होना ही था, उसको तो करंट में नहीं शो किया, तो उसकी रिलेटेड ग्रांट भी उसी तरह से नॉन करंट में शो कर रहे हैं। बहरहाल ये अलग की जा सकती है, इसको अलग करके प्रेजेंट कर भी दिया जाता है, लेकिन आईकैप इसको नॉन करंट में ही रख रहा है, हम भी इसको नॉन करंट में रखेंगे, हमने खुद को मुसीबत में अलग से नहीं डालना। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। मैं तो कहता हूं जरा सब्र करो, बात गर्मा गर्म चल ही रही है, एक और चीज भी पढ़ लो, फिर एक ही बार नोट शोट करना, नोट का क्या है, नोट तो कर ही लोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ने कहा आप अगर चाहो तो आपको एक ऑप्शन देता हूं। स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर आप चाहो, मैं मिटा नहीं रहा इसको, ठीक है ना, ये पहला सवाल इधर करूंगा, दूसरा सवाल इस स्मार्ट बोर्ड पे कर लेंगे, ठीक है ना, इस प्रोजेक्टर पे कर लेंगे, ताकि दोनों आपके सामने रहें, दोनों की एंड पे तस्वीर आप ले सकें। तसल्ली से बस देखते रहो, काम बहुत आसान है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड ने कहा अगर आप चाहो ना तो आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप अलग से एसिड रिकॉर्ड करते हो, फिर एक ब्लू मार्कर यार अच्छा सा कर दो कोई, अलग से एसिड रिकॉर्ड करते हो, फिर अलग से लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो, फिर डेप्रिसिएशन अलग जाती है, इनकम अलग जाती है। तो चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छा आसान ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन है ये कि लायबिलिटी और एसिड को नेट कर दो, यानी कि 100 रुपए का एसिड लिया, 40 गवर्नमेंट से आ गए, तो आपका तो एसिड 60 में ही है ना पड़ा आपको, तो 60 पर ही एसिड को रिकॉर्ड करके चला लो, टेंशन ही खत्म करो। ऐसे ही है जैसे आपने 100 रुपए का मोबाइल खरीदा, 40 रुपए अम्मी से ले लिए, तो अम्मी ने सौदे में से बचा के रखे थे कि चलो जो है वो एसी खरीदना है, गर्मियां आ गई हैं, आपने मोबाइल खरीद लिया उसमें से ढेर सारे पैसे निकाल के, तो आपको तो मोबाइल 60 में ही पड़ा ना। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि ये काम कर लो, क्या देखते हैं जरा भाई का नया ब्लू मार्कर जी। स्टैंडर्ड ने कहा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002, ग्रांट ने आना जिस दिन है, वैसे तो नेट एंट्री हो सकती है, लेकिन मैं नेट एंट्री नहीं करवा रहा, पहला दिन है, मैं एक एक एंट्री अलग अलग करके आपको फिर नेट करवा के दिखाता हूं उसको, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 2002 पर ग्रांट रिसीव हुई, वही सेम एंट्री, कैश डेबिट डेफर्ड, पूरा ही लिख लूं, चलो अगले सवाल में फिर DEF लिख दूंगा, ओहो गले ही पड़ गया जी। डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से जी, 40 से, ये हमने ग्रांट रिसीव कर ली। उसके बाद एसिड खरीदा, इसी दिन उतनी लाइन लगी, 1 जुलाई 2002 पर एसिड खरीदा, एंट्री हुई एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए से। अब स्टैंडर्ड ने कहा आप ऐसा करो कि ये जो आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की है ना, इसको एसिड में क्रेडिट कर दो, जाके इसको खत्म कर दो, एसिड को नेट कर दो, 60 रुपए का एसिड अज्यूम करो आपका है, उसी को डेप्रिशिएट किए जाओ, आसान हो गया ना काम उल्टा, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, इस लायबिलिटी को खत्म करना है। इसी दिन एक और एंट्री एडिशनल आ गई जो पिछले सिनेरियो में नहीं थी, हमने कहा चलो जी ग्रांट को खत्म कर दो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट सारे की सारी 40 खत्म, ठीक है, और एसिड को क्रेडिट कर दो 40 से। अब हुआ क्या, एक लायबिलिटी थी 40 की, क्रेडिट हुई, डेबिट होकर नील हो गई, ठीक है। एक एसिड था 100 का, वो 40 से क्रेडिट हुआ तो नील नहीं हुआ, 60 का बच गया, यही हम कह रहे थे। तो नेट एंट्री भी हो सकती थी, लेकिन नेट एंट्री नहीं करनी फिलहाल, पहला दिन है, ठीक है ना। सुकून से एक एक एंट्री अलग अलग देखते जाओ और समझते जाओ। अब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड आएगा, बोलो 31 दिसंबर 2002 आया, और यहां पे मैंने 13 लिख दिया है, 3 था, अच्छा जी। 31 दिसंबर 2002 आया, अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एसिड तो है ना, डेबिट और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट करने लगे, तो आपने कहा यार मजे हो गए, 60 का एसिड पड़ा है और 8 से डिवाइड करना है इसको, लेकिन पूरा साल इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इंटू 6/12 3.75 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और बेटा क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं, इधर ध्यान रखें, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, वो सवाल मैंने पढ़ लिया, वो यहां पे आ चुका है, ठीक है, कंसंट्रेशन इधर रखें जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ट्यूनिंग होना ली मेरी बचियां थी ना जी, अच्छा जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक हो गया जी। अगला साल फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2003 गवर्नमेंट फिर ग्रांट देगी? नहीं। एसेट फिर खरीदेंगे? नहीं। लेकिन ट्रांसफर तो फिर करेंगे ना? ट्रांसफर भी नहीं करेंगे? नहीं, सिर्फ एक एंट्री है डेप्रीसिएशन की। तो 31 दिसंबर 2003 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बस इस साल फ्रैक्शन मत लगाना, पूरे साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी 7.5 और 7.5। लें जी, बस इतनी सी बात थी। ये एक स्टैंडर्ड का अच्छा खासा हिस्सा हो गया। ये हैं ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। इसकी भी हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। 2003 और 2002 जी, सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही नजर आ रहा है। कितना? 3.75 और 7.5। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में 2003 और 2002 के लिए नॉन करंट एसेट्स में हमारा एसेट नजर आएगा। 2002 के लिए हम कहेंगे जी 60। दो एंट्रीज क्या करनी, पहले 100 लिख के फिर 40 माइनस करूं, बस आसानी के लिए यहां तो 60 लिख ही लो ना। 60 का ही एसेट है ना, समझो पहले ही दिन 60 पे आज हो गया। वो डब्बे वाली एंट्री देखो 60 पे आ ही गया ना, तो 60 ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री पहले साल, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो 56.25 पे एसेट बच गया। 2003 के अंदर अगेन वही ऑप्शन है, 60 से शुरू करो या यहां से 56.25 से कर लेते हैं। और अगले साल की एंट्री पड़ी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7.5। नॉन करंट लायबिलिटी में ग्रांट आएगी, कहां से लाएं, है ही नहीं, खत्म कर दी थी हमने, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस हैं फिक्स एसेट्स से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो उसकी ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड की तरफ से। या तो आप ग्रांट को अलग से इनकम लायबिलिटी बनाकर फिर इनकम में डालें और एसेट को अलग रख के डेप्रिशिएट करें, या आप पहले ही दिन क्या कर दें, दोनों को नेट कर दें और नेट एसेट को लेकर चलें। जी, ये मैं आपको बताता हूं। भाई साहब ना एक स्टेप आगे चले गए। मैंने ये सवाल पूछना था, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। भाई का सवाल मैं बाद में बताता हूं, पहले मैं आपसे सवाल करता हूं। मेरा सवाल ये है कि इनमें से बेटर कौन सी प्रेजेंटेशन है? अच्छा, बेटर प्रेजेंटेशन की बात की, मैंने ये नहीं कहा कि आसान अकाउंटिंग किसकी है। ये बात ध्यान तलब है। देखें, अभी कल रीपेमेंट ऑफ ग्रांट आएगी ना, जब आप कोई कंडीशन मीट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पैसे वापस मांगेगी, ठीक है, तो उस वक्त पता लगेगा कि आसान भी वही थी। खैर छोड़ें इस बात को, छोड़ें। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं बेटर प्रेजेंटेशन कौन सी है। तो भाई बेटर प्रेजेंटेशन तो यही है जिसके अंदर हमें अलग से पता लग रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है और ग्रांट इनकम कितनी है, फिक्स एसेट कितना है और गवर्नमेंट की ग्रांट कितनी है किसी भी ईयर एंड पे। इस प्रेजेंटेशन की इजाजत तो है, लेकिन ये अच्छी प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं है कि इसमें अलग से पता ही नहीं लग रहा कि कोई ग्रांट आई थी जो इनकम बनी और आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकम में डाल रहे हैं। बहरहाल एक ऑप्शन स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन अगेन ये। भाई का क्वेश्चन ये था, यहां तो पता ही, यहां पता कैसे चलेगा कि ग्रांट आ रही है? तो भी ये तो मेरा सवाल था ना कि बेटर प्रेजेंटेशन ये क्यों है एंड पे कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पता लग रहा है कि ग्रांट आई है, आहिस्ता आहिस्ता इनकम में जा रही है, यहां पे कोई इसका जिक्र ही कोई नहीं है। तो बेटर प्रेजेंटेशन इज ऑप्शन 1। जी बिल्कुल, क्वेश्चन में बताएगा, अगर ना बताए तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। फिलहाल तो वो क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है बेटा। वो सवालों में देखेंगे ना, सवालों पे तो जहां हम कौन सा आज, मैंने वैसे कहा है मजाक में स्टैंडर्ड आज खत्म हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड की बेसिक बात खत्म हो जाएगी। कल रीपेमेंट करेंगे, फिर 3-4 दिन क्यों लगाने हमने, पास से परी तो कर रहे होंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज देखेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स एसेट के दो ट्रीटमेंट्स अलाउड हैं। डेफर्ड ग्रांट बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम में फेंको, या एसेट में से इसको नेट करो और नेट एसेट को डेप्रिशिएट करो, ठीक है। यहां तक कोई मसला बताएं? जी बोलें बेटा, वो देख लेंगे रिवैल्यूएशन आएगी तो। जी, इस तक कोई क्वेश्चन, इस तक कोई क्वेश्चन? गवर्नमेंट ग्रांट से जो इनकम बन रही है वो मैंने पहले अर्ज किया, वहां पे वो अदर इनकम में आएगी। इधर तो ग्रांट ही को नहीं छोड़ी हमने, वो एसेट को नेट कर दिया। अच्छा, मजे की बात अल्टीमेटली देखो, जो स्टैंडर्ड का ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर रिजल्टेंट तो सेम ही होता है। आप जरा ये एक्सपेंस 6.25 और ये 2.5 की इनकम नेट करो, कैलकुलेटर्स पे नेट करके देखो तो 3.75 का एक्सपेंस ही आ रहा होगा नेट में।
आप ये 12.5 और 5 को नेट करके देखो तो 7.5 का नेट में एक्सपेंस ही आ रहा होगा। आप इस एसेट और इस लाइबिलिटी को, ये लाइबिलिटी है ना, इनको नेट करके देखो तो नेट में एसेट 56.25 ही आ रहा होगा, ठीक है ना, और इनको आप करके देख लो, ठीक है ना। तो ऑप्शन का मतलब यही होता है कि रिजल्टेंट तो बहरहाल सेम ही होना है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन की तरह बेहतर अप्रोच है, ठीक है। हाइब्रिड वालों सही है, सवाल तो बताओ, मैं आ जाता हूं। ओके, इसको नोट कर लें, पिक्चर ले लें। ओके जी, तवज्जो करें इधर, मैं वो नहीं मिटा रहा, तवज्जो कर लें इधर जरा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए ग्रांट्स देगी या कोई एक्सपेंसेस की मद में भी दे सकती है? मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो आप ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर चुके हैं, गवर्नमेंट को वो बात पसंद आ गई तो वो उसने कुछ पैसे आपको दे दिए तोहफतन। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि पिछली सर्दियां जो गुजरी हैं, आपने स्मोक फिल्टर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्लांट की चिमनी में तो लगाया ही लगाया था, आप स्मोक फिल्टर खुद बनाने लग गए थे, तो आपने साथ वालों को भी स्मोक फिल्टर प्रोवाइड कर दिए थे। आपने तो एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा फायदा दिया, हमारे स्मोक पे बड़ा कंट्रोल आ गया था इस स्मोक फिल्टर की वजह से। तो हम आपको, लेट्स से ये पकड़ो, हम आपको जो 5 मिलियन देते हैं इसके लिए, हमें खुशी हुई इस बात से, आपके स्टेप से खुशी हुई, मोटिवेशन मिलेगी उनको भी और दूसरों को भी। अब ये एक ऐसी मदद है कि जिसके अगेंस्ट खर्चा आप पहले ही कर चुके हो, तो ऐसे पैसे आते ही आप इमीडिएटली इनकम में फेंक दोगे। ये वो बेसिक पुरानी बचपन वाली एंट्री, जब आपने अकाउंटिंग शुरू की थी, कोई भी इनकम आए कैश की फॉर्म में तो आप एंट्री करोगे कैश डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपको आज पैसे पकड़ाती है कि ये पकड़ो, तुम जो फाटा में गए हो ना, वहां पे तुमने फैक्ट्री लगानी है, तो एसेट खरीदने के लिए तो तुम्हें हमने इमदाद की ही थी, अब तुमने यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है ना, तो तुम्हें उसके ऊपर सैलरी एक्सपेंस जो पे करना पड़ना है, तो हम तुम्हारी उसमें भी हेल्प करते हैं। ये पकड़ो, मिसाल के तौर पे हमारी सवाल वाली मिसाल, 14 मिलियन रुपए पकड़ो, ठीक है। ये 14 मिलियन रुपए तुम्हें हम हेल्प आउट कर रहे हैं, जो तुमने सैलरीज पे करनी है वहां पे, ठीक है। अगेन, सवाल में ज्यादा कहानियां नहीं है, लेकिन असल सवाल के अंदर पूरी कहानी हुआ करेगी। अगर गवर्नमेंट इस तरह की ग्रांट देगी ना, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो 7 कंडीशन अटैच इस तरह की नॉर्मली कर देती है। और ये याद रखो, 50 बंदे तुमने एम्प्लॉय करने हैं, अगले 4 साल तक 50 बंदे एम्प्लॉयड रहें, इनमें से अगर एक भी कम हुआ ना, 49 भी हुए ना, तो हमने सारे पैसे वापस लेने, 14 के 14 मिलियन। गवर्नमेंट कंडीशन अटैच करती है, लेकिन इस सवाल के अंदर फिलहाल ऐसी अंग्रेजियां नहीं लगाई गई, क्योंकि फिलहाल सिर्फ आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखानी थी ना, पहला दिन है आज, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग आपने सीख लेनी, फिर बाकी इंशाल्लाह चीजें जो है कॉन्सेप्चुअली जो होंगी वो देखेंगे, जाहिर सी बात है, कोने खुदरे तो देखने ही है स्टैंडर्ड के, फिलहाल तो बेसिक बात। तो ऐसा हो सकता है जी कि कोई फ्यूचर का एक्सपेंस है, उसकी मद में आपको आज ही गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आ जाएं, बिल्कुल हो सकता है। ये फिक्स एसेट एसी है, ये भी तो एक खर्चा ही था, इसको हमने एसेट बना के आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट किया है, सही है ना, तो ये भी खर्चा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी मद में जो ग्रांट आई, वो इसकी बेस के ऊपर साथ साथ इनकम बन रही थी। तो जो आपको फ्यूचर के किसी एक्सपेंस के बारे में पैसे, एक्सपेंस की मद में पैसे मिल जाएं आज, तो आज ही वही मैचिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक थीम स्टैंड कहता है, आज ही उसको इनकम में ना डालो, क्योंकि आपने अगले 4 साल तक यहां पे लोगों को मुलाजमत दिए रखनी है, अगले 4 साल तक यहां पे लोगों को सैलरी एक्सपेंस आपने इनकर करना है, तो फिर ये इनकम भी अगले 4 साल पर उन्हीं बेसिस पर, जिस बेसिस पर वो एक्सपेंस, वही वाली बात, जिसकी मद में ये ग्रांट आई है, जिस बेस पे वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसी बेसिस के ऊपर ये इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट आज आपको पैसे दे दे, ये जी हमारी तरफ से हेल्प है, तो आपने उसको आज लायबिलिटी बनाना है, और जैसे जैसे वो एक्सपेंस इनकर होता जाए, वैसे वैसे इस ग्रांट को इनकम बनाते जाओ। बस फर्क सिर्फ ये है कि वो फिक्स एसेट की मद में था और ये फ्यूचर के किसी और एक्सपेंस की मद में। अकाउंटिंग मिलती जुलती है, सेम है, ठीक है। तो सवाल पढ़ें। एबीसी कंपनी एक ही है, बैलेंस शीट एक ही बननी चाहिए थी, लेकिन मैंने उधर ज्यादा गंद नहीं डाला, मैं कहा इसको अलग कर लेते हैं, तो मैंने फिर पिछली क्लास में ना इसको ये अलग यहां पर सॉल्व कर दिया था, ठीक है। एक ही कंपनी को 2 ग्रांट्स मिली हुई हैं। बहरहाल एबीसी कंपनी रिसीव्ड ग्रांट ऑफ 10 मिलियन ऑन, ये मैंने चेंज कर लिया था, इन 2002 के मैंने लिख दिया था ऑन 1 जनवरी 2002, टू कवर द एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल मेजर्स टू बी टेकन, कर दें इसको, ज्यादा अच्छा जुमला हो जाएगा, टू कवर द एनवायरमेंटल मेजर्स टेकन की बजाय टू बी टेकन,
बाय एबीसी ड्यूरिंग 2, 3, 4, 5, ये लिखा हुआ 2002 से 2005 तक। बात समझ आई है? गवर्नमेंट ने आज 10 मिलियन की ग्रांट दे दी। किस लिए दे दी? कि जी आपने जो फ्यूचर में स्मोक फिल्टर्स लगाने का इरादा किया है ना, उसके लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एबीसी कंपनी अज्यूम्स टू स्पेंड 4 मिलियन ईच इन 2, 3, 4 एंड 2 मिलियन इन 2005, यानी टोटल 14 मिलियन। ये 4 भी मैं रख सकता था, लेकिन फिर वही स्ट्रेट लाइन हो जाता, कोई फर्क नजर ना आता, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर चौथे साल के अंदर 2 मिलियन कर दिया। ठीक है। अब फ्यूचर में 2002 में हम खड़े और 2002 में हमें 10 मिलियन गवर्नमेंट की तरफ से आ गए हैं, और ये 10 मिलियन अगले 4 साल के एक्सपेंसेस की मद में आए हैं, और अगले 4 साल में हमने ये एक्सपेंस 4, 4, 4, 2 करके, अगर मिसाल के तौर पे उसने अंदाजे की बुनियाद पे होता है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे 4, 4, 4, 2 करके हमने एक्सपेंस बनाना है, तो फिर ये 10 मिलियन भी इसी बेसिस के ऊपर इनकम में जाए। अब ये 4, 4, 4, 2 का क्या करना है? इसके लिए ना भाई एक लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। 2002, 3, 4 और 5 है ना, ये ऐसे भी हो सकता था 4, 2, 4, 3, ऐसे कुछ भी हो सकता था। ठीक है ना, जो भी बेसिस हो। मैंने तो फिलहाल ये किया 4, 4, 4 और 2। अगली बार ना इसको बदल देंगे, 4, 2, 4, 2 कर लेंगे, या 4, 3, 2, 4, कुछ ऐसा कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि और अच्छा समझ आ जाए। लेकिन आपको समझ आ जाएगा, उम्मीद तो है। 14 टोटल बन रहा है। ठीक है। अब आपने 2002 के अंदर जब इनकम बनाने की बारी आनी है, तो 10 मिलियन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4/14 से। 3 में भी यही काम, 4 में भी यही काम, और 5 में 2/14। ये मैं इसलिए कह रहा था कि यहां पे अगर 4, 3, 4, 2, 3, 4 होता, तो उसमें फिर आपको अलग अलग हर दफा का फ्रैक्शन मिलता। ठीक है ना। बहरहाल अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस कहलाती हैं। ये क्या है? और ये कोई एक्सपेंस, ये जो फ्यूचर के एक्सपेंस की बाद में पैसे आए हैं, ये कोई फिक्स ऐसे थोड़ी है कि इसमें डेप्रिशिएट होना है, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस पे उसी तरह से चलें। तो फिर मजबूरन हमें ये देखना पड़ेगा ये एक्सपेंस किस बेस के ऊपर रिकॉर्ड होना है, तो उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर हमने इस ग्रांट को भी इनकम बना लेना है। ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2002 को 10 मिलियन रिसीव हुआ। आज तो ये सारा लाइबिलिटी ही है, सेम एंट्री, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट लाइबिलिटी, 10 मिलियन से 10 मिलियन। अब 31 दिसंबर 2002 पर मैं 31 दिसंबर पे कर रहा हूं ये एंट्री। ठीक है ना। 4 मिलियन का एक्सपेंस इनकर हुआ। नाम एक्सपेंस का दे दो, एनवायरमेंटल एक्सपेंस था। ठीक है ना, वही नाम लिख दो, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 4 मिलियन से। और इस लाइबिलिटी को भी इनकम में डालना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। तो एंट्री तो वही है, एंट्री तो वही रहनी है। वो क्या है जी? एंट्री डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, और यहां पर 10 को 4/14 कर देंगे। ये बात समझ आई? प्रोपोर्शनेट बेसिस 10 को 4/14 शायद नजर ना आ रहा हो। ठीक है। कितना आता है जी? 4/14, 2.86 डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अगले साल जाओगे तो ग्रांट दोबारा नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगले साल का एक्सपेंस फिर रिकॉर्ड होगा। एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इस साल में भी 4 है, आखिरी साल में जाके 2 हो जाएगा, और प्रोपोर्शनेटली इनकम भी निकल आएगी। ठीक है। तो 4 और एनवायरमेंटल एक्सपेंस की मद में जो ग्रांट हमने लाइबिलिटी बनाई हुई थी उसको इनकम में बैंक है, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 2.86 और 2.86। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में आपके एनवायरमेंटल एक्सपेंस नजर आएगा 4 का और 4 का, ऐसे ही है। और ग्रांट इनकम आएगी 2.86 और 2.86। ठीक है। नॉन करंट एसेट कोई आया ही नहीं है, फिक्स एसेट तो है नहीं। ठीक है। हाँ, एक लाइबिलिटी है हमारे पास। ठीक है। वो लाइबिलिटी हमने ऐसी तो बात है कि एक्सपेंस प्री पे तो नहीं कर रहे, तो साथ साथ पे कर रहे हैं, छोड़ो उसको, एग्रूवल भी नहीं लगा देना उधर। ठीक है ना। बस ग्रांट लाइबिलिटी है हमारे पास। नॉन करंट लाइबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट है, डेफर्ड ग्रांट जी। डेफर्ड ऐसे लिख लो जरा, जगह काम है। डेफर्ड ग्रांट जी 2002 में 10 रुपए कैश डेबिट ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 10 रुपए से, और फिर 2.86 डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। कितना हो गया जी? 7.14। 2003 में
10 से शुरू करने की बजाय यहां से शुरू कर लेते 7.14। अब 2.86 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट माइनस किया हमने, और ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट जी 4.28। समझ में आती है बात? बोलो। ये भाई साहब कह रहे थे इतनी देर बाद मैंने आमिर इधर आना था कि लाल कर लो इनू, कलर चेंज कर ले। जी लें जी लाल। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, अब यहां पर भी एक ऑप्शन स्टैंडर्ड की तरफ से है, बेटा ध्यान से जरा सुन लें, वरना फिर पेपर के बाद फिर यही अच्छा सुने, सुन ले यार, यहां पर भी स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। लाइबिलिटी तो इसने इन एनी केस बनना है जिस दिन आना है, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस के ऊपर स्टैंडर्ड कहता है अगर आप चाहो तो अलग से एक्सपेंस और अलग से इनकम दिखाने की बजाय नेट एक्सपेंस शो कर दो। हाँ, बेटर वही है, मैं मानता हूं, लेकिन एक ऑप्शन है, पढ़ाना तो है वो, ठीक है, स्टैंडर्ड की तरफ से एक ऑप्शन है। तो 1 जनवरी 2002 को सेम वही एंट्री, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हो जाएगी 10 मिलियन से। 31 दिसंबर 10 पे बिल्कुल उसी तरह से एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा 4 मिलियन से, लेकिन चेंज यहां पर आएगी, डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके ग्रांट इनकम क्रेडिट करने की बजाय वो कहते हैं जी एनवायरमेंटल एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर दो, ठीक है। बेसिस तो वही होनी है, 10 इंटू 4/14, सेम वही 2.86 से लायबिलिटी कम करके इनकम बढ़ाने की बजाय एक्सपेंस को कम कर लिया, और कुछ नहीं किया। इनकम क्रेडिट करने की बजाय एक्सपेंस को क्रेडिट कर लिया। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, कम होना क्रेडिट होता है। तो सिर्फ हमने देखो इनकम का बढ़ना या एक्सपेंस का कम होना, बात तो एक ही है, ठीक है ना। प्रॉफिट के ऊपर तो एक ही असर पड़ रहा है, इनकम बढ़ा लो या एक्सपेंस कम कर लो। तो हमने इनकम बढ़ाने की बजाय एक्सपेंस को कम कर लिया, ठीक है। अगले साल दोबारा ग्रांट कोई नहीं आनी, खर्चा उसी तरह से, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 4 रुपए से, और डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी जो है वो डेबिट और फिर एक्सपेंस ही क्रेडिट और 2.86। जी कोई क्वेश्चन है बेटा? 4/14, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आपको एनवायरमेंटल एक्सपेंस नजर आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी 2002 के लिए जी। पहले तो लाइबिलिटी कैश डेबिट नॉन करंट डेफर्ड, पूरी एंट्री तरतीब से चलते हैं। डेफर्ड ग्रांट ये सेम है, ये बिल्कुल सेम आना है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, सेम आना है। देख लो एंट्रीज को चेक करो भाई, उसने ग्रांट रिकॉर्ड करो या ना करो एज अ लाइबिलिटी, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं स्टैंडर्ड ने। यहां पर एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में ऑप्शन जो है वो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है। डेफर्ड ग्रांट एज अ लाइबिलिटी पहले दिन रिकॉर्ड होनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, बात समझ रहे हो? इसके ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसलिए वो तो मैं उठा के लिख लेता हूं ना, 4.28 और 7.14। आप दोबारा कर लेना बेशक, असल तो कहानी यहां पे है। 2002 31 पे एक्सपेंस हुआ डेबिट 4 से और कैश क्रेडिट, और फिर अगली एंट्री में डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके एक्सपेंस 2.86 से क्रेडिट कर लिया, 1.14 से एक्सपेंस नेट होकर नजर आने लग गया। यही 2003 में भी करना है, 4 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और फिर इसमें से 2.86 को रिवर्सल के तौर पे नेट करके शो कर देना है। तो अल्टीमेटली हो वही रहा है, 4 का एक्सपेंस और 2.86 की इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय नेट में 1.14 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है ये है जी ग्रांट्स रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। इसके ऊपर हेडिंग नहीं बनाई हुई, बना लो ना आपने, फिर फोटो भी तो बनानी होती है ना। कल इंशाल्लाह इसको जाहिर है मंडे को इसको रिवाइज भी करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो ये है जी गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। चलो जी, शुक्र है एंड टाइम पे आके बंद हो रहा है, वैसे बंद होना नहीं चाहिए था, नहीं हुआ। फ्यूचर एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, क्यों जी पास्ट एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहा? पास्ट के एक्सपेंसेस की मद में अगर कोई ग्रांट आए तो जिस दिन रिसीव हो सारी की सारी इनकम है भाई,
उसको थोड़ा ही हमने डेफर करना है, उसके बाद में तो जो खर्चा होना था वो पहले ही हो चुका हुआ है। ठीक है, ठहर जाओ तस्वीर के लिए 1 मिनट जरा ठहर जाओ। तो फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट हो तो दो ऑप्शन है, या तो एक्सपेंस को और इनकम को इनकम स्टेटमेंट के फेस पे अलग अलग शो करो, डेफर्ड लायबिलिटी में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या फिर आप नेट एक्सपेंस शो कर दो। ठीक है, और एसिड के केस में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था दो ऑप्शंस हैं, वो डेफर्ड ग्रांट को अलग से प्रेजेंट करो या एसिड की कॉस्ट में से नेट कर दो, वहां पर ये ऑप्शन है। ठीक है, बुक दिखाओ जरा। पिछली क्लास में होमवर्क नहीं दिया, उन्हें मैसेज करवाना पड़ेगा आमिर, देख लेना अगर कोई होमवर्क में देता हूं तो। अच्छा जी, वैसे मैंने आपको अर्ज किया कि किताब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस या इस तरह से कोई क्वेश्चन बैंक के सवालों के अंदर आपको ग्रांट डेफर्ड ग्रांट जो है वो करंट और नॉन करंट में बाइफरकेटेड नजर आएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, आगे के सवालों में नजर नहीं आएगी। ये कहां पे चैप्टर हमारा आ गया, देख लेना क्या कुछ कर लिया है। आपस की बात है, आपने ना पता है 213 सफ़े से थोड़ी थेरी छोड़ कर ना, यानी कि जो अकाउंटिंग थी वो आपने रीपेमेंट से पहले पहले सारी अकाउंटिंग देख ली है। अब सिर्फ कल रीपेमेंट करवानी है आपको, और फिर कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम इसकी फिर भी प्रैक्टिस करेंगे पूरा होने के बावजूद। साहब सुन लें, कोई एक सवाल ले लो यार। कौन सा सफ़े था? प्लीज प्लीज चुप कहना यार, बोलेंगे तो टाइम लगेगा दादा। आपकी बुक्स का ही पेज नंबर 214 है, उस पर एग्जाम्पल 1 है, और 215 पे एग्जाम्पल बल्कि 214 पे एग्जाम्पल 1 और 2 है, और 215 पे एग्जाम्पल 3 है, और फिर उससे अगले सफ़े पे एग्जाम्पल 4 है। बस ये 4 एग्जाम्पल्स कर लो फिलहाल। एग्जाम्पल 1 2 3 4 रिकग्निशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में 214 पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, फिर 215 पेज पे एग्जाम्पल 3 और 216 पेज पे एग्जाम्पल 4। ठीक है, जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।